वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के एक और सीरीज को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 46 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर दिया है विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो ये विश्व पृथ्वी दिवस दिया है यहाँ पर 2 अप्रैल दिया है, जबकि मनाया किस दिन जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर 3 तथ्य तो सही दिया गया, लेकिन जो चौथा तथ्य दिया गया ये गलत है। अर्थात इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ये जो 2 अप्रैल दिया, ये 2 के स्थान पर 22 अप्रैल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया है रंगीत जल विद्युत परियोजना, ये सिक्किम में है। आगे दिया है तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, मणिपुर में दिया हुआ है। आगे दिया है कोपली जल विद्युत परियोजना, मिजोरम में बताया गया। और तुइरियल जल विद्युत परियोजना, ये असम में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर 4 जल विद्युत परियोजना अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया। अगर इसमें देखेंगे तो रंगीत ये सिक्किम में बिल्कुल सही है। तिपाई मुख ये मणिपुर में, ये भी सही है। लेकिन ये जो कोपली है, कोपली ये असम में है, तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत दिया गया। और साथ ही साथ अगला पॉइंट जो तुइरियल दिया है ये मिजोरम में है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया, पहला और दूसरा ये सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 48 पर आते हैं। देखिए 48 पर दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है। पहला स्टेटमेंट दिया है कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी होती है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो कश्मीर हिमालय है ये करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए? करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है, ये प्रसिद्ध है जाफरान की खेती के लिए, है ना। तो बिल्कुल सही पॉइंट दिया है। आगे दिया है चिनाब नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचिन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे चिनाब नदी, है ना, तो चिनाब नदी यहाँ से नहीं निकलती, है ना। अगर मानसरोवर की बात करेंगे तो मानसरोवर से सतलुज नदी निकलती है ना, मतलब सतलुज नदी जो राक्षस ताल यहाँ दिया है यहाँ से निकलता है। और सतलुज नदी का ही नाम है लांगचिन खम्बाम। तो यहाँ पर ये जो नाम दिया गया और ये राक्षस ताल दिया गया, इससे क्लियर हो जाएगा कि चिनाब नहीं सतलुज की बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला पॉइंट सही है। तो इसका उत्तर बनेगा ए, केवल 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए, इसमें आपको देखना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया है सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। देखिए अगर हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी का जिक्र किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बाम या शेर मुख के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तिब्बत में, है ना, सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है, शेरमुख या सिंगी खम्बाम ये तिब्बत में सिंधु नदी का नाम है। आगे है सतलुज नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए सिंधु की अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, न कि सतलुज है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रही है। देखिए कोसी नदी, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी धारा बदलने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। विकल्प ए इस करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर आते हैं दोस्तों, गोखुर जिले अधिकतर मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती है। गोखुर झील की बात करेंगे, ये मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है, सही तथ्य, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां विसर्प के रूप में प्रवाहित होती हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया संकोच नदी को म्यांमार में पूना सांगचू के नाम से जाना जाता है, यह उत्तरी भूटान से निकलती है। देखिए संकोच नदी, अगर संकोच नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है,
पूना सांग चू के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी भूटान से निकलती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, संकोच नदी कहाँ से निकल रहा है? संकोच नदी निकल रहा है उत्तरी भूटान से, तो इसका नाम उत्तरी भूटान में होगा पूना सांगसू, न कि ये म्यांमार में बनेगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। तो पटकाई पहाड़ियां ये असम में है, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में संलग्न है। तो तीसरा पॉइंट भी सही होगा। तो पहला और तीसरा ये 2 पॉइंट सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51 में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, सिंधी को 1967 के 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पर सिंधी की अगर बात करेंगे तो सिंधी को जो शामिल किया गया था, ये 23वां संशोधन नहीं था, ये 21वें संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। और अनुसूची 8 में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, अर्थात 22 भाषाएं इसमें शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया भाषा कर दिया गया और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर 2011 का 96 मतलब जो 96 नंबर का संशोधन था, इसमें उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया था, सही है, और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया इसमें गलत है, क्योंकि ये 23वां नहीं 21वां संशोधन होगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया, 2014 के 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई संस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो 2014 में एक संशोधन किया गया 99, इसमें क्या किया गया, जो कॉलेजियम प्रणाली थी जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी, उसे बदल दिया गया और उसके स्थान पर क्या लाया गया, देखिए उसके स्थान पर लाया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया NJAC, है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए 2011 के 97 मतलब 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, 2012 के 98वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में सहकारी समितियां नामक एक नया भाग यहाँ पर 9ख जोड़ा गया है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो संशोधन किया गया है ये 98वें संशोधन की बात नहीं है, ये 97th में ऐसा किया गया था और 97th 2011 में हुआ था। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये गलत है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है, अर्थात इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 53 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी बात करेंगे, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है तक पद पर रहता है। मतलब इसकी नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो या तो 6 वर्ष तक इसकी नियुक्ति रहेगी, या तो अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, चलिए दूसरा हम लोग बाद में देख लेंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि या तो ये कितने वर्ष तक रहेगा, या तो ये 6 वर्ष तक रहेगा, या तो 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, दोनों में से जो पहले आ जाएगी, ये भी पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो कैग है भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, ये भी सही पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने का नियंत्रण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट सही है, अर्थात इसका जो उत्तर बनेगा यहाँ पर विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 54 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जहाँ पे सीधा अनुच्छेद का संबंध दिया है कि बताना है किस अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 87 इसमें दिया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। 170 में अगर दिया जाए तो यहाँ पे दिया विधान परिषद की संरचना, लेकिन आपको पता होगा कि 170 में विधान परिषद नहीं विधानसभा की बात की जाती, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है।
चौथे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर क्या दिया, चौथे पॉइंट में दिया है अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट सही है, पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब एक पॉइंट ये है कि जैसे विधानसभा 170 में, तो विधान परिषद कहाँ पर है, तो विधान परिषद 171 में, तो इसे भी आप याद रखिएगा, विधान परिषद का जिक्र 171 में किया गया है। प्रश्न संख्या 55 पर आते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि 55 में कौन सा विकल्प सही बनेगा। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है ये निश्चित नहीं होता है, ये तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ये नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री है ये वास्तविक प्रमुख होता है ना, मतलब ये रियल होता है, जो नॉमिनल होता है मतलब नाम मात्र का, ये प्रेसिडेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर तीसरे की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका मुख्य कौन होगा, है ना, यहाँ पे इसका मुख्य होगा प्रधानमंत्री। तो तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसकी सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 पॉइंट सही है। देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर उत्तर बनेगा। तो पहला, तीसरा और चौथा, देखिए विकल्प बी अगर आप देखेंगे तो इसमें ये सेटिस्फाइड हो रहा है, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 56 में दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि यहाँ इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल ना, न्यायवादी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, ये अनुच्छेद 76 में दिया गया, 76 में, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, मतलब ये सबसे बड़ा क्या होता है, ये जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये अटॉर्नी जनरल होता है, बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4 दिया गया, अनुच्छेद 79(1) मतलब 79(1) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। देखिए यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है कि जो अनुच्छेद ये 79(a) की बात की है, जबकि ये तथ्य लिखा गया किसमें, 76(1) में लिखा गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। विकल्प कौन सा, देखिए आगे बढ़ते विकल्प दिखेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सी में दिख रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 अर्थात 57, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, वर्ष 2013 में प्रकाश में आया नमित शर्मा मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित। देखिए नमित शर्मा के मामले की बात करेंगे तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। 2002 में प्रकाश में आया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय प्रणाली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, वर्ष 1981 में प्रकाश में है भीम सिंह का मामला कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही है, इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां की कार्यपालिका में उपराज्यपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और मंत्री परिषद भी होंगे। तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये दिया गया है दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करेंगे, देखिए इसमें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका में अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद तीन के तीनों होते हैं, तो दिल्ली इसमें शामिल होगा, है ना। अब बात करेंगे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो मतलब प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका होता है, इसमें जो कार्य शासन करता है ये प्रशासक होता है ना। तो लक्षद्वीप में प्रशासक आएगा, तो यहाँ पर लक्षद्वीप आंसर में शामिल नहीं होगा। इसके बाद पुडुचेरी की बात करेंगे तो उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, यहाँ पर तीनों आएंगे, ये भी हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इसमें भी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद तीनों आएंगे। तो पहला, तीसरा और चौथा अर्थात विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 59 पर। 59 में क्या दिया गया, देखिए अगर 59 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए भाग 2 नागरिकता, तो संविधान का भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात करता है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आर्टिकल 12 से 35 तक, बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 8 की बात करेंगे, यहाँ पे दिया संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया संविधान का संशोधन, जबकि आपको पता होगा संविधान के संशोधन की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया और भाग है 20, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाग 20 आर्टिकल 368 इसका सही उत्तर होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 60 में दिया भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 244 से 275 तक दिए गए। ये कहा जा रहा है कि मतलब कौन कौन से राज्य जिनको ऐसी चीजें प्रदान की गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। अगर 60 की बात करेंगे तो जो 6ठी अनुसूची है ना, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसको किसको रखा गया, क्रम से समझ लेते हैं। असम को रखा गया, मेघालय को रखा गया, त्रिपुरा को रखा गया और मिजोरम को रखा गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नहीं होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो दोस्तों ये आज के 15 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। यह सीरीज सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगातार देखने के लिए आप यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।